हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अलग मिनिस्टर्स से, और ये भी बताया था कि नॉट मोर देन 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव हाउस, लाइक मान के चलिए लोकसभा का सिर्फ 15% पर्सन ही इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हमारे पास मिनिस्टर्स बन सकते हैं, आइदर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ऑफ द मिनिस्टर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। जी हाँ, स्टेट में भी हमारे पास सेम रहता है और हमारे पास यूनियन में भी सेम रहता है। इट इज बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद से हम 15% पर्सन को ही मिनिस्टर्स बना सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ लाइक हमने बोला था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि हर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आ रही है, हमारे पास जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दैट। अगर वो पॉलिसी लोगों के बीच में फेल हो जाती है, जैसे फार्म्स लॉस हुए, तो उसके लिए हमारे पास कलेक्टिवली सारा का सारा पैनल जिम्मेदार है। सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे हमारे पास निर्मला सीतारमन ही जिम्मेदार नहीं है, पूरा का पूरा पैनल ही जिम्मेदार है। तो यही रीजन है कि उसमें बोला जाता है दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, तैरेंगे तो सब साथ पार नैया पार लगाएंगे, अगर फेल होंगे तो सब एक साथ हमारे पास फेल होंगे। गॉट इट? नाउ इसके बाद आता है हमारे पास इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको एक चीज याद रखनी है, लाइक मैंने आपको बताया था आर्टिकल 75 क्लॉज 2, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी पर्संस, लाइक जितने भी हमारे पास मिनिस्टर्स होते हैं, वो ओथ लेते हैं बाय प्रेसिडेंट। दैट सिंपली मीन्स कि प्रेसिडेंट के वर्च्यू पे, प्रेसिडेंट के कार्यकाल में ही उनको अपनी पोजीशन पे स्टे करने का अधिकार मिला हुआ है। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, इट इज सेड दैट द मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दैट सिंपली मीन्स कि जब तक हमारे पास प्रेसिडेंट चाह रहा है तब तक हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन उस मिनिस्ट्री को होल्ड कर सकता है। गॉट इट? लेकिन एक्चुअली में प्रेसिडेंट नहीं, जब तक प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है तब तक वो पर्सन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को होल्ड कर सकता है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को होल्ड कर सकता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को होल्ड कर सकता है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उन्हें निकाल भी सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे, सेम एज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा, प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस कर देगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर सिंपल सा रेजिग्नेशन मांग लेगा। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो इसके हम बात करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू समझने की, ठीक है। मान के चलते हैं हमारे पास पुराने डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर, ठीक है, उनके टाइम पीरियड पे कोई डील हुई डिफेंस रिलेटेड। अब वो डिफेंस रिलेटेड जो डील थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, उन पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे उठने लगे। उस टाइम फिर हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, स्कफल कर दिया, मिनिस्ट्रीज को स्कफल कर दिया। तो वहां से उनको डिफेंस मिनिस्ट्री उनसे ले ली गई, किसी और पर्सन को वो पकड़ा दी गई। चलो एट प्रेजेंट टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। स्मृति ईरानी को जब हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था तो उनके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चनिंग उठने लगी कि वो पर्सन जो खुद ही इतने कम एजुकेटेड हैं वो किस तरीके से मिनिस्ट्री को चला सकती हैं। तो मोदी जी ने क्या किया, बिल्कुल चेंज कर दिया। तो ये क्या था, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर था। इस अब चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट में से ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन आ जाएगा और उसके बाद पूरी पूरी पार्लियामेंट फॉल आउट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनिस्टर को स्कफल करने से पार्लियामेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है हमने, hence a minister can be dismissed even if the ministry has the confidence of legislature. That's all. Next one is the legal responsibility. आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर शिफ्टिंग हो जाएगी तो पहले पीएम बोलेगा कि डिसमिस करके फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीएम बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, बस वो है कि वहां से रेजिग्नेशन लेकर यहाँ पर अपॉइंट कर देगा। एक मिनिस्ट्री छोड़ी उस पर्सन ने तो दूसरी मिनिस्ट्री उसको पकड़ा देंगे, एलोकेट कर देंगे। हाँ, रेजिग्नेशन तो चाहिए होगा। आप उस मिनिस्ट्री को छोड़ दो तो आपके पास रेजिग्नेशन उस पर्टिकुलर चीज का होगा। एग्जाम्पल के लिए कल की डेट में आप आईपीएस सेलेक्ट हो जाते हो,
फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप आईएएस सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको आईपीएस का पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तब जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा आईएएस का। सेम चीज, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट अ प्रोसीजर। और ये हमारे पास पूरा का पूरा, ये मान सकते हो कि ये वर्च्यू है एक तरीके से, मतलब आप कितना एथिकल वे में काम कर पा रहे हो, वही हमारे पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिराइव्ड नहीं है, जैसे कन्वेंशन चलते हुए आ रहे हैं उन्हीं कन्वेंशंस के थ्रू हमने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से द प्रेसिडेंट एक्ट ओनली थ्रू मिनिस्टर्स, it is left to the president to make the rule as to how his orders are to be authenticated. Further, the courts are barred, मतलब कोर्ट बीच में नहीं सुनवाई कर सकती, from inquiring into a nature of advice rendered by the ministers. As such, if the President Act is authenticated by Secretariat to Government of India, no minister can hold the legal responsibility for even though he may have advised it. Although like हमने ये मान के चलिए कि प्रेसिडेंट, ये मान के चलिए कि हमारे पास प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे पास लीगली जितने भी हमारे पास एडवाइस किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, वही उस चीज को एडमायर करते हैं और उसी के थ्रू हमारे पास रूल्स फॉर्मुलेट होते हैं। बट कल की डेट में अगर क्वेश्चनिंग होती है तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं होती, वो हमारे पास मिनिस्टर्स के ऊपर होती है, और मिनिस्टर्स आर लायबल। यही चीज हमारे पास यहाँ पर लीगल है। हम इसको और बेटर तरीके से पढ़ेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेचर में, जहां पर हम बताएंगे जितनी भी गुड पॉलिसीज होती हैं, इवन बैड पॉलिसीज होती हैं, दे आर फॉर्मुलेटेड बाय द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, बट वो कभी भी उस चीज को प्रेज नहीं लेते, कभी भी उन चीज को लाइक आप मान के चलिए 108 आपने देखा होगा, एम्बुलेंस के लिए हम कॉल करते हैं, किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो ये हमारे देहरादून के ही एक्स सिविल सर्वेंट अनूप नौटियाल जी की पहल थी। अब उन्होंने तो बना दिया, और वे बैक इन अवर कंट्री समवट लाइक 24 स्टेट्स इसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी लाइमलाइट में होती है वो इस चीज का क्रेडिट ले जा लेती है, रेदर देन कि हमारे पास उस सिविल सर्वेंट्स को उस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए। ये वही चीज है कि हम बिहाइंड द बार काम करते हैं, बिहाइंड द ये हमारे पास कर्टेन्स काम करते हैं, सो डेट कि आप कुछ पॉलिसी में गुड होगा तो भी गवर्नमेंट के खाते में होगा, कुछ बैड होगा वो भी गवर्नमेंट के खाते में होगा। सिमिलरली प्रेसिडेंट के साथ है, तो प्रेसिडेंट से साइन कर रहा है, जितनी भी हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वही उसको एड एंड एडवाइस कर रहे हैं, बट ये एड और एडवाइस कोर्ट में नहीं लेके जा सकते आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आप भी एमपी हो, आपने बोला कि ये इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को ये एडवाइस किया, तो चलो इसे चैलेंज कर देते हैं कोर्ट में। आप ये चैलेंजेबल कोर्ट में नहीं है, यही चीज यहाँ पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में बात होती है, ठीक है। तो कितने टाइप के हमारे पास मिनिस्ट्रीज मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे हाईएस्ट पोस्ट एक्वायर करते हैं पूरे मिनिस्टर्स में। लाइक आपको पता होगा, आप ज्यादातर जो पर्सन हो कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही नाम जानते हो, जस्ट बिकॉज वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं। देखो, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिनिस्ट्रीज को होल्ड करना। एक्सटर्नल अफेयर की एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, उसका सोलो वर्क यही है कि दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो उनका इकलौता सोलो मोटो यही है कि आप ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, आइदर बाय द कार्गो और लाइक बाय द रोड्स, और रेलवे के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री, शिपिंग के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री, वो पर्टिकुलर वर्क एलोकेट करके चलते हैं। ये चीज आपको क्लियर है। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत सारी एक्सपर्टाइज फील्ड चाहिए, वो हमारे पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, और उन मिनिस्ट्रीज के ऊपर मिनिस्टर होते हैं। तो वो जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है हमारे पास, तो इसीलिए लाइक मैंने अभी आपको बताया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ओनली 15% ऑफ द टोटल member of Lok Sabha, not parliament, it's Lok Sabha, are ready to be elected as the ministers. तो अब 15% पर्सन है,
और मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। यही रीजन है कि एक पर्सन एक से ज्यादा मिनिस्ट्रीज को भी होल्ड करता है। गॉट इट नाउ? तो सबसे हाईएस्ट जो होगा वो हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अच्छा, जो मैं हाईएस्ट लोएस्ट या फिर जो रैंक डिवाइड कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को पता है क्योंकि जो जितना पावरफुल पर्सन उतना हमारे पास सुपर वैल्यूज जाती है। कोई बार नहीं है उसके ऊपर, वो कितनी भी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर भी होल्ड कर सकता है अगर चाहे तो, बट वो अमूमन करते नहीं है। 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स इलेक्टेड इन लोकसभा। कैबिनेट मतलब कैबिनेट के कितने हैं? कैबिनेट ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने भी रख सकते हो उसमें। जी हाँ, मतलब 15% का बार ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में भी हमारे पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज एक मिनिस्ट्री का नहीं होता, एक डिपार्टमेंट का होता है। लाइक देखो, मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्रीज भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब मिनिस्ट्रीज को काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो एफआरआई एक तरीके से बोला जा सकता है कि एक छोटा डिपार्टमेंट है। ऑल्दो इसके अंदर भी वर्किंग हमारे पास गवर्नमेंट की चल रही है, बट इट इज वर्किंग एज ए डिपार्टमेंट। और अगर मैं बात करता हूं जैसे स्किल मिनिस्ट्री हो गई हमारे पास एमएसएमई की, तो उसी के अंदर हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आ जाती है। तो ये भी हमारे पास क्या, एक डिपार्टमेंट है। तो एक ऐसा मिनिस्टर होता है जिसके ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। मिनिस्ट्री से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो होगा वो उसके अंडर में होगा। तो उनको कहा जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जिसके हाथ में एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है। गॉट इट? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत हायर रैंक है देखा जाए तो नॉर्मल पर्व्यू में। कॉन्स्टिट्यूशन कोई हमारे पास इनके बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करता है, डिफरेंशिएट नहीं करता है, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, इनके पे जो होता है वो लगभग सेम ही रहता है। लगभग क्या, सेम ही रहता है। मिनिस्टर है तो मिनिस्टर है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन हमारे पास होता है डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर के हाथ में कोई स्पेशल चार्ज नहीं होता, ये एक पर्सन के साथ अटैच्ड होता है। और ज्यादातर ये हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच होता है। एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, उसका एक मिनिस्टर, और उसी के साथ अटैच है डिप्टी मिनिस्टर। बाय चांस मिनिस्टर वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो उसके काम करने के लिए कोई दूसरा पर्सन अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज नोन एज डिप्टी मिनिस्टर। अब डिप्टी मिनिस्टर के पास भी स्टेटस है मिनिस्टर का, तो इसकी भी सैलरीज जो होंगी वो मिनिस्टर्स के रिगार्ड ही आती है। याद रहेगा? तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है डिफरेंशिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, दैट्स ऑल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सबका बना दोगे तो फिर डिपार्टमेंट्स का क्या होगा? और अगर बाय चांस कोई मिनिस्टर नहीं होगा तो फिर डिप्टी मिनिस्टर का काम कौन करेगा? मान के चलते हैं आप एलिवेशन के मिनिस्टर बन गए हो और बाय चांस आप इंडिया में नहीं हो, आप कोई समिट अटेंड करने के लिए कहीं और गए और कोई वर्किंग चल रही है, तो आपकी जगह से सिग्नेटरी कौन होगा? कौन करेगा आपकी जगह साइन? आप नहीं हो तो डिप्टी सेक्रेटरी तो होगा, सॉरी डिप्टी मिनिस्टर तो होगा कम से कम। और मान के चलते हैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हमारे पास मिनिस्टर है, मान लेते हैं। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूरा का पूरा काम वर्किंग उन्होंने कंप्लीट कर दिया, बट आखिरी में साइन तो करने पड़ेंगे ना, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर ये वहां होंगे ही नहीं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कंप्लीट करेगा? तो ये चीज इसीलिए हमारे पास इस हिसाब से किया जाता है। और सबसे कम जो होते हैं दे आर कैबिनेट, जो उसके बाद ज्यादा होते हैं दे आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और जो मतलब नियर अबाउट इन दोनों के मिड में रहते हैं दे आर डिप्टी मिनिस्टर। स्टेट में भी कोई वो नहीं है, स्टेट में भी सेम चीजें ही रहती है। स्टेट में कैबिनेट का कोई नंबर नहीं है, इतना ही बनेगी है 15% ओनली, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, वो भी लोअर हाउस। ठीक है, 15% का मैक्सिमम लिमिट बना के दूसरे काम में 15% पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हो भी जाता है। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से होता है। ओके, लास्ट वन इज द किचन कैबिनेट। देखो, किचन कैबिनेट वाज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। आपने सुना होगा कि किचन कैबिनेट इन द सेंस, आपने इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे सुना होगा ये टाइम पीरियड, इस वर्ड को, कि इमरजेंसी लगा दी सिर्फ 4 बंदों की रिकमेंडेशन पे। और वो 4 बंदे कौन है? वो बहुत ही हायर इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स हैं। ये जो सिर्फ 3-4 बंदे, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हमारे पास लंबी चौड़ी है,
जिसमें हर एक मिनिस्ट्री का हेड हमारे पास आके बात कर रहा है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किचन कैबिनेट। लाइक आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मोदी जी, साथ में अमित शाह, साथ में अपने राजनाथ सिंह, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं वो पर्सन, ये 4-5 पर्सन मिलकर कोई भी मेजर डिसीजन ले लेते हैं। और ये चारों पांचों हमारे पास बहुत ही क्लोजली एसोसिएट होते हैं। लाइक रात को 12 बजे भी कोई डिसीजन लेना हो तो ये चारों पांचों ने आपस में बात करी और वो डिसीजन को फुल एंड फाइनल कर दिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी बाद में पता चल रही है ये बात। तो सिर्फ 4-5 लोगों के डिसीजन लेने से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके साथ हो जाए, दैट इज नोन एज किचन कैबिनेट। मतलब 3-4 लोग ज्यादा से ज्यादा, वो पर्संस डिसीजन ले ले और बाकी लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए, दैट इज नोन एज किचन कैबिनेट। ठीक है, लाइक constitutional body of the consist of prime minister and a few influential colleagues in whom he has a faith and with whom he can discuss the issue. It may include the outsider. Yups. लास्ट लाइन में हमारे पास जरूरी नहीं है कि इसमें मिनिस्टर्स ही इंक्लूड हों, इसमें हमारे पास हायर इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स भी आ सकते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे देखा जाए तो वहां पर ब्यूरोक्रेट्स भी थे। पीएन बक्सर का आपने नाम सुना होगा, तो वो भी थे इसमें। और भी इन्फ्लुएंशियल रॉ के जो हमारे पास हेड थे उस टाइम पे आरडब्ल्यू के, तो वो भी इनमें इंक्लूड थे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हाँ, आज के टाइम पे वो बिल्कुल इंक्लूड रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आउटसाइडर कहलाएंगे, बट स्टिल इट वाज इन द आई ऑफ पीएम। तो कोई भी मेजर डिसीजन होगा रिगार्डिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी तो अजीत डोभाल जी वहां रहेंगे। तो वो एज अ किचन कैबिनेट उनके लिए वर्क करते हैं कि उनको कोई भी दिक्कत आ जाए, दिक्कत इन द सेंस कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो अजीत डोभाल जी उन्हें असिस्ट करेंगे और उनकी दी हुई एड एंड एडवाइस को वो पर्सन फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी किचन कैबिनेट का पार्ट बन जाता है। तो किचन कैबिनेट इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, नाउ लास्ट वन, दैट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। ओके, लिखा नहीं है, चलो लिख लेना। ठीक है, आर्टिकल 76। तो अटॉर्नी जनरल हमारे पास क्या होता है? अटॉर्नी जनरल हमारे पास होता है लीगल एडवाइजर, और साथ में जितना भी हमारे पास केस होगा रिगार्डिंग द यूनियन गवर्नमेंट, ये हमारे पास यही पर्सन लड़ता है। 76। ठीक है, आर्टिकल पूछा जाता है आपको मेजरली इसमें, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाती है हमारे पास इनकी अटॉर्नी जनरल की, और कुछ पावर्स पूछी जाती है अटॉर्नी जनरल्स की। तो मैं आपको एक ही चीज एक ही वे में बताने की कोशिश करता हूँ इनके बारे में। लाइक अटॉर्नी जनरल हम बात करते हैं आर्टिकल 76 में होते हैं। ठीक है, अब इनकी हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन से इनके ऑफिस की पहले, ऑफिस जो होता है इनका बोला जाता है लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लीगल एडवाइजर इन द सेंस जो आपको लॉ को इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करता है। क्वालिफिकेशन में बोला जाए तो इंडियन होनी चाहिए, एज की कोई हमारे पास बार नहीं है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन like the judge of Supreme Court. That's all. इंडियन तो है ही है, साथ में हमारे पास जितनी भी हमारे पास क्वालिफिकेशंस है रिगार्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज की, तो वो सेम हमारे पास अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए। ये हमारे पास लीगल एडवाइजर होते हैं, और याद रखिएगा रिप्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इन कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में कोई भी केस अगर चला जा रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे पास अटॉर्नी जनरल को दी जाती है। लाइक मान के चलिए शी इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मान लेते हैं। ठीक है,
और हमारे खिलाफ में लाइक पर्सन्स, आपने सुना होगा स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, कोई भी स्टेट होता है, मतलब कोई भी केस होता है रिगार्डिंग विद द यूनियन ऑफ इंडिया हुआ, या फिर आप मान सकते हैं कोई भी स्टेट के खिलाफ हुआ, लाइक स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो जो पहली प्रेफरेंस है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ गेम हो रहा है, मतलब केस हो रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस हो रहा है, तो यूनियन ऑफ इंडिया को फर्स्ट पर्सन जो रिप्रेजेंट करेगा दैट इज नोन एज अटॉर्नी जनरल। गॉट इट? अब क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक देखो, सबसे पहला ये पर्सन तो लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सेकंड चीज जो है, इसकी क्वालिफिकेशन कितनी हाई है, ये पर्सन सेम क्वालिफिकेशन रखता है जो कि एक जज होने के लिए चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अब वो क्या है, 10 साल प्रैक्टिस की हो पर्सन ने हाई कोर्ट में, या फिर 5 साल हमारे पास हाई कोर्ट में सर्व किया हो, और या फिर डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट जो हमारे पास, कुछ क्वेश्चन? ओके, तो या फिर हमारे पास डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट हो हमारे पास प्रेसिडेंट की आय में, तो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये अगर पर्सन एक्वायर कर रहा है तो इट हैज अ सेम नॉलेज नियर अबाउट जो कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जज पे है। तो ये इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक इसे लाइक प्रेसिडेंट बोला जाता है, बट अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक पावर में है तब तक अटॉर्नी जनरल सेफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर से हटी, कोई और पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आया, तो वहां पर अटॉर्नी जनरल भी मेनली मेजरली चेंज ही हो जाते हैं। ओके, क्या ये पर्सन अपना प्राइवेट केस लड़ सकता है इस टेन्योर में? क्या ये पर्सन प्राइवेट केस लड़ सकता है अपने टेन्योर में? हाँ, ये लड़ सकता है, लेकिन इनको प्रायर बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये चीज याद रखिएगा, प्राइवेट केस में ये डिबार्ड नहीं है, प्राइवेट केस में ये डिबार्ड नहीं है, प्राइवेट केस ले सकता है, बट इसको एक बात बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये चीज याद रखिएगा। और ये इट इज हायर्ड पर्सन, एक तरीके से देखा जाए तो, ऑल्दो होल्ड द ऑफिस बट इट इज हायर्ड पर्सन। कोई और इसमें डाउट है आप लोगों को? जो हमारा स्टेट केस होता है उसको भी केस नहीं जाता है मींस जब भारत द्वारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस होता है इसमें ये नहीं जाता मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पे स्टेट के लिए हमारे पास दूसरे होते हैं। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है, वहां पे एडवोकेट जनरल है। तो मतलब ये बेसिकली जो रूलिंग पार्टी होती है उसके हाँ, मेजरली ये रूलिंग पार्टी के साथ जाता है। लाइक जैसे हमारे पास स्टेट मान के चलिए कि सेंट्रल में हमारे पास बीजेपी है और स्टेट में भी हमारे पास बीजेपी है, तो अगर बाय चांस का मैं केस बता रहा हूँ कि बीजेपी के रिगार्डिंग कोई भी केस हमारे पास फॉर्मुलेट हो रहा है, लाइक आपने ही कोई केस कर दिया धामी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपकी तरफ से कोई भी एडवोकेट जा सकता है, पर वहां की तरफ से अगर मोदी जी चाहेंगे तो अटॉर्नी जनरल आएगा। मेजरली क्या होना चाहिए, एडवोकेट जनरल आना चाहिए जो स्टेट का हमारे पास चीफ लीगल एडवाइजर है। बट मोदी जी ने चाहा कि यार ये केस थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसमें वकील भी हम बड़ा भेजेंगे, तो वहां से सीधा अटॉर्नी जनरल आ जाए। ये नॉर्मल चीज। हाँ, इंडिविजुअल पोस्ट है हमारे पास। नहीं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मैंने बोला तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लाइक जब तक पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तब तक ये पर्सन रहेगा हमारे पास लाइमलाइट में। और फैमिली वगैरह पूरा पार्लियामेंट डिक्राइज, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हमारे पास पूरा का पूरा पावर है, दैट वाज इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑफिस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, और रिप्रेजेंट द इंडियन गवर्नमेंट हो गया, होल्ड द ऑफिस हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया। ये पार्लियामेंट की किसी मीटिंग में है। बिल्कुल, यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये पार्लियामेंट, अब देखना समझना एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्लियामेंट की किसी भी सिटिंग में बैठ सकता है। लाइक लोकसभा का कोई सेशन चल रहा है ये वहां भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा का कोई सेशन चल रहा है ये वहां भी बैठ सकते हैं, बट इनके पास
कोई वोटिंग राइट नहीं है। ये बैठ सकते हैं, ये वहां पर जाके अपनी स्पीच दे सकते हैं, राइट टू स्पीक है इनके पास, ये बोल सकते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर ये वोट नहीं दे सकते। गॉट इट? एक और चीज, ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं, कोई भी केस चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, और ये वहां पर उनकी प्रोसीडिंग को सुन सकते हैं, प्रोसीडिंग की पूरी हमारे पास व्याख्या लिख सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार दे देते हैं। इवन कई बार तो आप पढ़ना 2017, 18, 19 के आर्टिकल्स, तो वहां पर तो अटॉर्नी जनरल ने इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में लिखा था कि इनको दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए। ये स्टेटमेंट से फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 3 पेजेस के बाद एक फुल स्टॉप आया था, एक जजमेंट ऐसा था, ठीक है, और उसमें कहीं कॉमा नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला कि इनको इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग के कोर्स में दोबारा भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो इतनी पावरफुल पोस्ट होती है जस्ट, बट इट इज ओनली अबाउट लीगल एडवाइजर। ये चीज याद रहेगी मेजरली, यही यहाँ इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता अटॉर्नी जनरल से, दैट्स ऑल। अब हम इसका नॉर्मल आई थिंक लिख लिया होगा आपने थोड़ा बहुत, ये जैसे मैंने आपको बताया। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं हमने इसमें क्या क्या लिखा है। देखो, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर of the union government and renders legal assistance to it. He appointed by president and hold the office during his pleasure. To be eligible for the appointment as Attorney General of India. Okay, याद रखिएगा, this person is entitled to re-employment and reappointment. ये एक समय पर एक साथ 2 काम भी कर सकता है और दोबारा भी रीअपॉइंट हो सकता है अटॉर्नी जनरल के हिसाब से। कपिल सिब्बल कितने बेस्ट एग्जांपल हैं, जब भी हमारे पास यूपी की गवर्नमेंट रहती है, कपिल सिब्बल ही अटॉर्नी जनरल रहते हैं। ठीक है, तो देन to be eligible for the appointment as Attorney General of India, a person must possess the qualification prescribed for the judge of Supreme Court. He is entitled to such salary and allowances may be determined by the president by the parliament. The Attorney General is entitled to audience in all court in the country and can take part in proceedings of the parliament and its committees. However, he is not given the right to vote. जो चीज मैंने अभी आपको बताई है एक ग्राफ बनाने के थ्रू, वही चीज यहाँ पर पूरा तरीके से लिखी हुई है। ये सुनते हैं प्रोसीडिंग्स में, उस टाइम तो इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट ये उनके अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी इंटरफेरेंस हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी। लाइक अगर ये लोअर कोर्ट में बैठे हैं, तो क्योंकि ये हमारे पास इतनी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होल्ड करते हैं, तो इनका एक आर्टिकल उसके ऊपर रेट लगाता है और बड़ी जो हायर कोर्ट्स हैं उस केस को अपने पास ले लेती हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर इनका कोई आर्टिकल पढ़ा तो वो उस केस के ऊपर बहुत बारीकी से काम करते हैं फिर। तो बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है यार, जैसे कैग पोस्ट है ना, कैग भी बहुत जबरदस्त पोस्ट है, सिमिलरली ये भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। नेक्स्ट, he is the chief legal advisor of the government of India and gives it advice on such legal matters which may be referred or assisted to him by the president. He also performs such other legal duties as are assigned to him by president from time to time. The Attorney General appears before the Supreme Court and various high court in the case involving the government of India. As simple as that. ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो रिगार्डिंग द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, आपके पास चांस है। यू हैव 3 to 4 मिनट्स, एक बार आप रिवाइज कीजिए, आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछिए, फिर हम यूनियन लेजिस्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यू हैव 4 मिनट्स, ओके, नॉट मोर देन 4 मिनट्स, इनफ है। Which one? Collective responsibility. Yes. Power of council of collective responsibility. आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए। It is nothing but the parliament, okay? क्योंकि आप लोगों के डाउट बिल्कुल ही बेकार है,
क्वेश्चंस में दिख जाएंगे आपको कि डाउट होते क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल, दैट इज द पार्लियामेंट। स्टार्ट करते हैं हम पार्लियामेंट से। व्हाट डज द पार्लियामेंट मीन्स? ओके, हल्का सा एक इंट्रो लेते हैं इनका, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे इनके बारे में, ठीक है। देखो, पार्लियामेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पार्लियामेंट हमारे पास कंसिस्ट होता है लोकसभा से, राज्यसभा से और ये जो लोकसभा है इसको हम बोलते हैं पॉपुलर हाउस या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर हाउस ऑफ कॉमन। ये जो नाम है ये हमने लिया है ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये हमारे पास राज्यसभा है, इसे हम बोलते हैं अपर हाउस या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो हिंदी नाम है लोकसभा, ये जो लोकसभा नाम दिया हुआ है ये हमारे पास 1954 में एक एक्ट पास हुआ, उसके थ्रू लोकसभा नाम आया। सिमिलरली यहाँ पे राज्यसभा जो नाम है ये हमारे पास 1954 के एक्ट के बाद आया। उससे पहले ये अगेन लोअर हाउस एंड अपर हाउस या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इस तरीके से हमारे पास वर्क होता था। ऐसा नहीं है कि अब देखो समझो, ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट क्यों है प्रेसिडेंट इसका? जस्ट बिकॉज एक लॉ आता है, कोई भी रूल आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पास होगा हमारे पास यहां से, यहां के बाद वो जाएगा यहां पे, और यहां के बाद वो आएगा यहां पे, या फिर पहले रूल आएगा, पहले लॉ आएगा यहां पर, यहां के बाद आएगा यहां पर, और यहां के बाद जाएगा यहां पर। अनटिल और अनलेस इस पर्सन का साइन नहीं है, एसेट नहीं है उस चीज के ऊपर, वो बिल बिल ही रह जाएगा, लॉ नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके जस्ट कॉन्ट्ररी बात करते हैं अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पर हम जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, दे कॉल्ड कांग्रेस। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उनके यहाँ कांग्रेस है, और कांग्रेस में भी एक तरीके से देखा जाए तो सेनेट, ठीक है। तो वहां पर जो वर्क होता है वो इस तरीके से वर्क होता है कि वहां पर प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट नहीं है, प्रेसिडेंट खुद में ही लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट। जितना भी बिल से जो एक्ट बनेगा वो हमारे पास प्रेसिडेंट के थ्रू बनेगा। तो सबसे मेजर क्वेश्चन जो आपको वनडे एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाता है वो यही है कि प्रेसिडेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। यस, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको दूसरे वे में अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, तो व्हाट कंपोजेस ऑफ पार्लियामेंट, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, और चारों में से हमारे पास इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिखेगा, यू हैव टू मार्क इट। गॉट इट? इसके अलावा इसमें हमारे पास एज सच कुछ नहीं है। और लोकसभा में हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज आप देखते हुए चलिए। ये हाउस ऑफ कॉमन या फिर हम बोल सकते हैं हाउस ऑफ पीपल, पीपल भी हम इसे बोलते हैं, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले चीज हमें देखनी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, कि किस तरीके से, ये दोनों ही चीजों में पढ़ना है हमें, कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को लोकसभा, और राज्यसभा तो आपको पता ही है स्टेट का ही रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, और किस तरीके से हमारे पास स्टेट साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, किस तरीके से पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड चीज में हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके, स्टेट को किस हिसाब से रिप्रेजेंट, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। स्टेट को किस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शंस में मेजरली।
आपने देखा होगा, आप जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करते हो इन लोकसभा, तो आप लोग भी वोट करने जाते हो, तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो वहां पर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अब यही पॉइंट अगर मैं राज्यसभा के लिए लेकर चलूं, तो यहाँ आपका वोट नहीं है, बट स्टिल दे रिप्रेजेंट आवर स्टेट। आपने किन्हें चुना है? एमएलएस को चुना है। एमएलएस किसको चुन रहे हैं? अपर हाउस के जो भी मेंबर्स हैं उनको वो चुन रहे हैं। तो ऑल्दो नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, बट दे ऑल्सो रिप्रेजेंट स्टेट इनडायरेक्टली। याद रहेगा। नेक्स्ट चीज आता है हमारे पास पीपल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स। तो पीपल को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर जो पर्संस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वो हमारे पास इलेक्शन लड़ सकते थे। अब हमारे पास रिसेंटली क्या किया था, हमारे पास गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा सा चेंज किया। अब कोई भी पर्सन कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे हमारे पास लोकसभा में। ऑल्दो अभी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है जिसमें हमने इनको रिमूव कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। गॉट इट। तो अब यही चीज अगर मैं यहां पर बात करता हूं नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तो यहां पर स्टिल 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रिवेल करते हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हो आर्ट में, लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, या फिर कोई भी थिएटर्स में कोई भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो, तो वो हमारे यहाँ पर 12 मेंबर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। ये चीज याद रहेगी। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं 552 है, अब हट चुकी है, 2 सीटें हट चुकी हैं तो 550 हो गई हैं, जिसमें से 545 फील्ड थी रिसेंटली, इतनी हमारे पास फील्ड थे। सिमिलरली यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 250 सीट्स हैं जिसमें से 245 फील्ड है, मतलब 5 सीटों का स्कोप अभी भी छोड़कर रखा हुआ है हमने। ऑल्दो अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें हमारे पास 888 सीट्स हैं जॉइंट सीटिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, तो वो मेजरली इससे इंक्रीज ही करेगा। यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट है? ये नॉर्मल कंपोजिशन है अभी तक। इसके बाद अभी हमने बिल्स विल्स सब कुछ पढ़ना है। हाँ, मैं लिखवाऊंगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में, सो डेट कि अभी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से। जिस साल हमारे 2019 में हमारे पास जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ था आर्टिकल 370, उसी साल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पेपर्स ने उसके ऊपर क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर रखे थे। तो यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू रीड इट। जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इनको छोड़ देगी, लेकिन आपको पढ़ना है। लिखिए, पार्लियामेंट। As our constitution provides for a parliamentary system of government, as our constitution provides for a parliamentary system of government based on British pattern, the Council of Ministers is headed by Prime Minister. The Council of Ministers is headed by Prime Minister, is the real executive, authority, is headed by Prime Minister within Article 74. ये रट लेने के लिए आपको बोला गया था कल, ठीक है। Headed by Prime Minister, is real executive authority in our political administrative system. The principles of parliamentary government, the principles of parliamentary system of government is not detailed in constitution,
is not detailed in Constitution, but two articles 74th and 75th are dealing with it broadly. 74th and 75th are dealing with it broadly. Like Article 74 deals with the status of Article 74 deals with the status of Council of Ministers, while Article 75 deals with appointment, tenure, responsibility. So with the status, Which, ma'am? the Article 74 deals Article 74 deals with the status of Council of Minister, while Article 75 deals with Article 75 deals with appointments, tenure, responsibility, qualification, oath, salaries, and allowances of the ministers. Done. स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा. The total number of ministers, including the prime minister. Most important word here is including. Okay? Questions आपके पास पूछा जाएगा excluding word डाल के वहां पर. याद रखना. तो including word के ऊपर गोला मार दो कि यही है. The total number of ministers, including prime minister, in council of minister, shall not exceed 15% of total strength of Lok Sabha. This provision is added by 91st Constitutional Amendment Act, 91 Constitutional Amendment Act, 2003. ये इंपॉर्टेंट था इसमें, इस वजह से मैंने लिखा है आपको. एक्सक्लूड क्यों करेंगे? एक्ट में लिखा हुआ है वो इंक्लूड ही होगा. ये तो एस्टेब्लिश बाय लॉ है. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, वो 15% मिनिस्टर्स जो है लोकसभा की सीट के हिसाब से होंगे. सीट के हिसाब से लोकसभा के होंगे, बट वो दे कैन बी फ्रॉम राज्यसभा भी. लाइक जितने भी हमारे पास मिनिस्टर्स हैं, इंदिरा गांधी हमारे पास जब प्राइम मिनिस्टर रही थी तो वो हमारे पास राज्यसभा से आई थी. इवन हमारे पास कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो राज्यसभा से आते हैं, बट जो लिमिट है हमारे पास दी हुई वो लोकसभा के 15% की दी हुई है. That's all. कुछ और अभी तक तो 545 ही हैं वर्किंग में. अभी जस्ट आफ्टर 2026 इंक्रीज कर जाएंगे. ठीक है. अब इसके बाद हम मूव करते हैं पार्लियामेंट के ऊपर. लिखिए पार्लियामेंट. The parliament is the legislative organ of the union government. The parliament is the legislative organ of the union government
It occupy preeminent and central position. It occupy preeminent and central position in Indian political system, in Indian democratic political system. Preeminent and central position in Indian democratic system. In Indian democratic system, due to adoption of parliamentary form of government, due to adoption of parliamentary form of government, our government is also known as Westminster मॉडल ऑफ पार्लियामेंट. यहाँ लिखा हुआ है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट. देखो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट कहलाने का एक लौता रीजन है कि जो पार्लियामेंट है हमारे पास लंदन में, मतलब यूके में, वो हमारे पास वेस्टमिनिस्टर मॉडल मतलब वेस्टमिनिस्टर रोड साइड पे है, तो इस वजह से हमारे पास इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोला जाता है. ठीक है, दैट्स ऑल. नेक्स्ट लिखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट. Under the Constitution, the Parliament of India consists of three parts. Under the Constitution, Parliament of India consists of three parts. That is President, Council of State, and House of People. House of People and Council of State. Next our point. In 1954, the Hindi name. In 1954, the Hindi name Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted by Council of State and House of Peoples that's all. Next point लिखिए. The President of India is not the member of either House of Parliament. The President of India is not a member of either House of Parliament and does not sit in the Parliament to attend its meeting. Does not sit in Parliament to attend its meeting. Still, he is an integral part of Parliament. Still, he is an integral part of Parliament because a bill passed by both the House of Parliament the bill passed by both the House of Parliament cannot become law without the President's assent.
विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट, ASSENT एसेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट का ठप्पा नहीं लगेगा वो लॉ हमारे पास, बिल हमारे पास लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ओके। मनी बिल नहीं जाता होगा मनी बिल तो हमारे पास रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं जाता ना। प्रायर तो जी हाँ, वो अभी हम पहुंचेंगे, अभी आने वाला, अभी हमें पूरा बना के ला रखा हूँ आपके पास, आप चिंता मत करो। अच्छी खासी PDF है ये आपके पास, मनी बिल आपके पास यहीं कहीं आएगा, लाइक मोशंस, जीरो हार बिल्स, ऑर्डिनरी बिल, डेडलॉक, मनी बिल, आपके पास यहाँ पूरा आएगा, ठीक है। बहुत वाले में पड़ा है। पर लंबा चौड़ा कंसिस्टेंट है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इतना लिख लिया, अब नेक्स्ट लिखिए, कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसमें मैं आपको लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने शॉर्ट्स में मैंने आपके सामने बना रखे हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स आपके सामने है, तो इसमें हम इतना बड़ा लिखेंगे नहीं कि पैराग्राफ नहीं लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे हम, ओके। सो फर्स्ट वन इज द राज्यसभा। कंपोजिशन में फर्स्ट वन इज राज्यसभा। इट इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस, एंड लाइक यहाँ पर देखते हुए चलिए आप इसे, इसमें हम यहीं पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लाइक इट इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो अ परमानेंट हाउस, ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउस, जस्ट बिकॉज कि यहाँ के मेंबर्स जो हैं हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स आउट होते हैं, मतलब हर 2 साल में इलेक्शन का प्रोसेस स्टेमलेस तरीके से मूव करता रहता है और इसी हिसाब से कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ जो टेन्योर होता है पर्सन का वो हमारे पास 6 ईयर का टेन्योर होता है। लाइक ऑफ राज्य लोकसभा में टेन्योर कितना है, 5 ईयर्स का टेन्योर है, यहाँ पर हमारे पास 6 ईयर का टेन्योर है। चलो ये थोड़ा सा आपको डाउटफुल केस छोड़ेगा कि हर साल अगर 1/3 मेंबर्स निकलते हैं तो स्टार्टिंग में कैसे निकले होंगे। मान के चलते हैं कि हमारे पास 100 मेंबर्स में राज्यसभा है, राज्यसभा में 100 मेंबर्स हैं, अब हमने कहा कि हर 2 साल में इलेक्ट होंगे, तो जो फर्स्ट राज्यसभा कंसिस्ट हुई थी 1951 में, तो उसके मेंबर्स कैसे निकले होंगे। तो सीक्रेट बैलेट सब मेंबर्स के नाम लिखती है। अब किसी पर्सन को उठा बुलाया और उसमें बोला कि अब एक एक करके 33 बंदों के नाम निकालो, क्योंकि किसी को तो नहीं बाहर करना है और कोई भी नहीं चाहेगा बाहर जाना। तो स्टार्टिंग में वो इस तरीके से सीक्रेट बैलेट के थ्रू चीट सिस्टम के सीक्रेट बैलेट में चीट सिस्टम के थ्रू स्टार्टिंग में 33 मेंबर्स के नाम निकाल दिए और जिनके निकाले उनको अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उस टाइम के बाद से हर दूसरे साल में 33 मेंबर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, मतलब उनका 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारे पास नॉर्मली रिटायर हो जाते हैं। ये चीज आपको, हाँ, हर दूसरे साल में 1/3 होता है तो 6 साल में एक तरीके से न्यू राज्यसभा फॉर्मुलेट हो चुकी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टोटल 250 मेंबर्स वर देयर, 238 वो द मेंबर ऑफ द स्टेट, याद रखिएगा 238 + 4 + 12, ये इसका कंपोजिशन रहता है, ठीक है। लाइक 238 हमारे पास है जो कि सॉरी 238 बोल रहा हूँ, 238 नहीं 234 here 234 + 4 + 12, तो 234 मेंबर्स जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो 4 मेंबर्स हैं हमारे पास दिल्ली प्लस पुडुचेरी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड, ठीक है। एट प्रेजेंट हमारे पास 229 मेंबर्स यहाँ पर है, ये 4 मेंबर्स हैं और ये 12 मेंबर्स हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला 238 मेंबर्स आर फ्रॉम द स्टेट एंड यूटीज, 12 मेंबर्स आर द नॉमिनेटेड वन एंड लास्ट वन इज 4 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। प्रेजेंटली 245 मेंबर्स वर देयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंटली 229 यहाँ है, 4 दिल्ली एंड पुडुचेरी के हैं, 12 नॉमिनेटेड हैं, कैलकुलेट कर लीजिए इट विल बी 245। नाउ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको फर्स्ट वन इज 30 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए, सेकंड आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और थर्ड क्राइटेरिया है आपने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। ये PDF आपको मिल जाएगा, आप स्पेशली अभी यहाँ फोकस कीजिए, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कोई भी माइनस ही चीज गई दिमाग से बाहर
तो पेपर में वो चीज पॉइंट के रूप में आएगी आपके पास। नेक्स्ट चीज, इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम के थ्रू ही, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम नहीं है ये। यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनेट इन द सेंस हमारे पास जितना पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से इनका वोट परसेंटेज मायने रखेगा। और इनको वोट देने के लिए हमारे पास राज्यसभा में मेंबर्स जो भी आते हैं, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लाइक हमने एमएलए को चुना है, एमएलए हमारे पास अभी इनको चुनेंगे। ये चीज याद रहनी चाहिए। अगेन यहाँ पर है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल। नॉर्मल वोटिंग है लेकिन पॉपुलेशन की जितना भी प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से हमारे पास वोट होगा, सेम लाइक प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन, एलोकेशन ऑफ द सीट इज बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन। तभी हमारे पास पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए जो सीट वाला है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे पास 1976 तक रखा था पॉपुलेशन को। फिर हमने इसे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2000 तक लेकर आए थे और अभी ये 2026 तक है। तभी मैं बोल रहा हूं 2026 के बाद डिलिमिटेशन बैठेगा और डिलिमिटेशन के हिसाब से सीट्स, न्यू सीट्स हमारे पास फॉर्मुलेट होंगी। ऑल्दो अभी तक ये क्वेश्चन भी आया है कि कितनी बार डिलिमिटेशन बैठा है, अभी तक सिर्फ 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में ही जब फोटो बनाया था कि जब ये स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, दे आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ द स्टेट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट। अब अगर हम यूटीज की बात करते हैं तो यूटीज में भी हमारे पास सिर्फ 2 ही यूटीज ऐसी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। बाकी जो 5 यूटीज हैं, ऑल्दो अब हमारे पास जम्मू कश्मीर भी है, बट पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही यूटीज ऐसी थी। बट बाकी जो 5 यूटीज हैं वो पॉपुलेशन में भी कम है और एरिया में भी कम है। दैट्स व्हाई उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां देखिए, इट इज इलेक्टोरल कॉलेज स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस ओनली ऑन द 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट इज 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली आर्टिकल की, तो 4th शेड्यूल आर्टिकल 80, इवन 80 क्लॉज 1, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में हमारे पास सीट्स का एलोकेशन है कि किसी एक स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। हाँ मैम, कितनी है उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें? तुम तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए जा रहे हो। 3 है। त्रिपुरा में कितनी है? यूपी में कितनी है? याद कर लो, पीसीएस यहीं से पूछता है फैक्ट। ऐसे याद रखना कि मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, और अपने अगल बगल के स्टेट्स का तो याद ही रखो। उत्तराखंड का तो सभी को पता है कि 3 है क्योंकि आप यहाँ के एरिया के हो। यूपी में 31 है, त्रिपुरा में हमारे पास 1 है। ये कुछ आपको ऐसे याद होनी चाहिए क्योंकि अगल बगल की है तो पता होना चाहिए। तो सीट्स का एलोकेशन कहाँ है हमारे पास? विद इन आर्टिकल 80 क्लॉज 1। याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन इज 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2nd ईयर। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हर दूसरे साल में हमारे पास 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है और दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर राज्यसभा इज 6 ईयर। ये 90% बच्चों को पता है, 90 क्या इवन 99% बच्चों को पता है कि ये 6 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। जो नहीं पता है वो ये बात है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, इट वाज मेंशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला है आपको क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये कहां है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमारे पास इट कैन बी चेंज्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू। हाँ, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं।
आप 10 शेड्यूल के हिसाब से देखिए, इवन आप डिसमिस हो जाए, अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए चेयरमैन को। बहुत तरीके हैं रिटायरमेंट होने के आपके ऊपर, आपके पास। लेकिन मेजरली मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 6 साल का जो टेन्योर लिखा हुआ है वो आरपीए में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। लाइक लोकसभा का क्या है कि टेन्योर 5 साल का होगा, ये आपको 42nd अमेंडमेंट में भी दिखता है जब हमारे पास बढ़ाया जाता है, 6 ईयर बढ़ा किया जाता है। 44th में भी दिखता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर अगेन 6 ईयर टू 5 ईयर किया जाता है इसे। तो वो चीज दिखती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है स्पेशली, ये ट्रिक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज प्रीसीडिंग ऑफिस ऑफ द राज्यसभा इज आल्सो नोन एज इट्स चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गॉट इट? तो इसमें हमारे पास मेजरली यही चीजें हैं। राज्यसभा में आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कंपोजिशन पूछा जाएगा, आपसे टेन्योर पूछा जाएगा, आपसे एट प्रेजेंट कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये पूछा जाएगा, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा किस तरीके से किया जाता है वो आपसे पूछा जाएगा, नॉट मोर देन इट। मेरे को राज्यसभा से पर्सनली बोलूं तो मेरे को राज्यसभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लगती हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। पहुंचेंगे जब स्टेट हम पढ़ेंगे तो स्टेट में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को देखेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स में 245 आएगा, 250 आएगा 250 आएगा। बिल्कुल, जितनी सीट्स हैं एलोकेट आपके पास उतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा वहां पर। 245 तो एट प्रेजेंट है ना, आपसे पूछा जाएगा तो आप यू हैव टू करेक्ट, यू हैव टू चूज 250 ओनली। नेक्स्ट वाज द स्पेशल पावर्स दैट वाज एलोकेटेड टू द राज्यसभा। ओके, क्या क्या पावर्स हैं जो कि राज्यसभा को दी हुई हैं। आज से राज्यसभा करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में लोकसभा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज जस्ट बिकॉज कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट हाउस। सेकेंड चीज, ये हमारे पास फेडरल कैरेक्टर को दिखाता है। इट डजंट रिप्रेजेंट द पीपल, इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स, दैट्स व्हाई इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। इसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं कि स्टेट्स के रिगार्डिंग लॉज फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लेते हैं कि हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज को अलाउ करने के लिए कोई रूल फॉर्मुलेट करना है, होना क्या चाहिए, हमें स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट हम नहीं लेते हैं। क्यों? वो रूल, वो लॉ राज्यसभा से पास होता है पहले, राज्यसभा से पास राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है विद इन आर्टिकल 249 कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को या फिर स्टेट में किसी भी रेस्पेक्ट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग वो रूल्स फॉर्मुलेट कर सकता है राज्यसभा। ऑल इंडिया सर्विसेज में इनके पास स्पेशल पावर्स हैं कि न्यू ऑल इंडिया सर्विस एलोकेट कर सकता है। ये हमारे पास इमरजेंसी को, जब हमारे पास लोकसभा पावर में नहीं है तो इमरजेंसी पास करने की पावर भी यहाँ पर इनके पास लोग राज्यसभा के पास रहती है। जहां पावर नहीं रहती है, इट इज ऑल अबाउट द मनी पावर, मनी बिल्स रिगार्डिंग, फाइनेंस बिल रिगार्डिंग। चलो फाइनेंस में तो लगभग सिमिलर पावर रहती है, लेकिन मनी पावर, मनी बिल के रिगार्डिंग कोई पावर नहीं रहती। ऑर्डिनरी लॉज में हमारे पास सेम पावर रहती है, तो राज्यसभा भी समवट अराउंड सेम मैनर में वर्क करता है, सिर्फ मनी बिल को छोड़ के, और इवन कई चीजों में प्रिवेल करता है लोकसभा से। लाइक देखिए, इट सिग्निफाइज द फेडरल स्ट्रक्चर just because it represents the states. Okay, now can authorize the parliament to make laws on state list. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज के रिगार्डिंग कोई भी लॉ हमें फॉर्मुलेट करना है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के रिगार्डिंग कोई भी लॉ हमें फॉर्मुलेट करना है, तो ये पावर हमारे पास राज्यसभा के थ्रू गिवन है। राज्यसभा के पास ये पावर है विद इन आर्टिकल 249, क्रैम्प कर लेना, ठीक है। जैसे फिर मैंने आपको बताया विद इन आर्टिकल 312 इट कैन फॉर्मुलेट एन ऑल इंडिया सर्विसेज। चलो हम देखते हैं इसको कैसे। आपको पता होना चाहिए जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव ओनली 2 ऑल इंडिया सर्विसेज, फर्स्ट वन इज द IAS एंड सेकंड वन इज द IPS। आफ्टर 1956 वी हैव द थर्ड वन, दैट इज IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये जो IFS बना है ये राज्यसभा की पहल पे बना है, राज्यसभा के थ्रू बना है। अभी रिसेंटली 2020 में जब कोविड की क्राइसिस हो रही थी,
तब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे थे कि ऑल इंडिया सर्विसेज में एक मेडिकल सर्विसेज भी होना चाहिए, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज। बट कोविड गया, डिबेट गई, ठीक है। अब अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आएगा तब हमारे पास डिबेट चेंज हो जाएगा, तब हमारे पास नेक्स्ट डिबेट आएगा। गॉट इट। नाउ अगेन आर्टिकल 67 में मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट समझाया था, जब तब मैंने आपको बताया था रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा और द अपर हाउस। तो अगेन इट इज अ स्पेशल पावर गिवन टू राज्यसभा ओनली। नेक्स्ट इज कैन अप्रूव्ड इमरजेंसी इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। लाइक मैंने आपको बताया, जब लोकसभा होगी ही नहीं और इमरजेंसी लगाने की कंडीशंस फॉर्मुलेट हो गई, मान के चलते हैं 2024 का चुनाव चल रहा है, चुनाव से जस्ट पहले जब हमारे पास एक्टिंग चल रहा है सब कुछ, लाइक प्रेसिडेंट भी एक्टिंग है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्टिंग है, तब चाइना ने हमारे पर वॉर कर दिया। तो अब हमें लगानी है इमरजेंसी। अब हम कैसे लगाएंगे? राज्यसभा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक द डिफेक्टिव लेजिस्लेचर मेड बाय द लोकसभा। इट इज ऑल अबाउट द पावर, ऑर्डिनरी पावर। लाइक ऑर्डिनरी बिल्स आते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारे पास सेकेंड हाउस है। अगर आपको असली डिबेट देखने तो राज्यसभा की डिबेट देखना, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल पर्संस होते हैं बहुत जबरदस्त। लोकसभा से तो यूं ही पास हो जाते हैं, कई बार बिल्स बुलेटिन होता है और बस पास हो गया, से या यस और डेट्स ऑल। राज्यसभा में डिबेट होती है बहुत तगड़ी। मनोज झा जैसे प्रोफेसर इतना दबा के सामने वाले को जलील करते हैं। ये अपने हरियाणा के हुड्डा, वो प्राइम मतलब वहाँ के सीएम नहीं, यहाँ पे संदीप हुड्डा है शायद, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट में, वो राज्यसभा में इस टाइम पे क्या जबरदस्त तरीके से जलील करते हैं। तो उनको देखो वहां पर और उनकी डिबेट को सुनो और उनकी डिबेट से अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो। जबरदस्त, आपको सही मायने में पता चलेगा। वो बंदा बोलने से पहले फुल रिसर्च करके आता है। Although they also have their own secretariat, but still they research on their own purview. अपने आप से वो रिसर्च करते हैं, लाइक ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सो लिव इट। सो चेक एंड डिफेक्टिव देन लोकसभा, ये हम कल करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये भेज दूंगा ग्रुप में। कोई डाउट है राज्यसभा से रिलेटेड तो मुझसे अभी आप पूछ लीजिए। क्वेश्चंस मैं आपको इसके अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। कुछ और है क्या? मीन्स की रिगार्डिंग खाली है फोल्डर? कि बजट, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कुछ आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, ठीक है।